नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श चैनल पे। दोस्तों, 24 मार्च 2023 को इस देश की 14 विपक्षी पार्टी जिसमें कांग्रेस समेत डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, टीएमसी, एएपी, उसके बाद आरसीपी, यूवीटी, जेएमएम, जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई और एसपी, इन 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने चहेते वकील अभिषेक मन्नू सिंघवी के माध्यम से एक याचिका दाखिल करवाया था। और ये याचिका क्यों दाखिल करवाया था? इससे पहले एक घटना घटी थी 23 मार्च 2023 को इस देश में, जो कि अकल्पनीय थी इस देश के लिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस देश में ऐसा हो सकता है। और वह घटना क्या था? वह घटना था इस देश में पहली बार राहुल गांधी के खिलाफ जो एक औरा बना के रखा गया था कि गांधी परिवार के खिलाफ कोई सजा नहीं हो सकता है, उसको कोई सजा नहीं दे सकते हैं। उनको भारतीय कानून और भारतीय संविधान से ऊपर मान बैठे थे इस देश के कांग्रेसी और कुछ इनके चमचे चाटुकार। उस राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 को गुजरात के सीजेएम कोर्ट ने उनकी बदजुबानी के लिए 2 साल की सजा सुनाया, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। सदस्यता जाने के बाद 24 मार्च को इन तमाम विपक्षी दलों को यह लगा कि अगर जो इस देश में कानून है कि 2 साल की सजा किसी मामले में अगर किसी सदस्य को होता है, चाहे वो किसी भी सभा का सदस्य हो, राज्यसभा, लोकसभा या राज्यों के विधानसभा या विधान परिषद, उनको 2 साल से अधिक की सजा होता है या 2 साल का सजा होता है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी और 6 सालों तक चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लग जाएगा। अब इन 14 विपक्षी दलों में से अधिकतर दल आपको ऐसा दिखेगा कि इन दलों के अधिकतर नेताओं पे भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। कुछ इसमें से जेल में और कुछ नेताओं की जेल जाने की संभावना अधिक है, नंबर में लगे हुए हैं। उन सभी को ऐसा समझ में आया कि जिस तरह से आज राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई हुई है, 2 साल का सजा हुआ है, उनकी लोकसभा की सदस्यता चला गया और 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर हम कोई निर्णय नहीं लेते इसके खिलाफ और जिस तरह से इस देश की वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अभियान चला रखा है, एक तरह से युद्ध स्तर पे अभियान चला रखा है, उसमें जितने भी लोग हैं सभी को पता है कि उनको 2 साल से तो छोड़िए, शायद ही कोई ऐसे नेता है जिनको 5 साल से कम की सजा होगी। ऐसे-ऐसे मामले, गंभीर मामले इन सब पे चल रहा है। तो इन सबको लगा कि अगर राहुल गांधी की तरह भविष्य में अगर मेरे साथ होता है, तो मेरा भी यही हाल होगा। तो इससे अच्छा है कि इसका कोई उपाय निकाला जाए, कोई तरीका ढूँढा जाए इससे बचने के लिए। तो इन्होंने अपने चहेते वकील, जो कि कांग्रेस पार्टी का नेता है और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, दरअसल इस देश में वकीलों ने एक ऐसा रास्ता बना रखा है, वकालत को इस तरह से उपयोग करते हैं कि वकालत को दरअसल एक सीढ़ी बना रखा है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर बनने का। उसी में अभिषेक मन्नू सिंघवी जी भी है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता भी है और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी है। उनके माध्यम से इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करवाया था कि जो सीबीआई और ईडी का जो कार्रवाई चल रहा है, उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए जाए। और इनका दिशा निर्देश क्या इन्होंने मांग क्या किया था? दरअसल इन्होंने मांग किया था कि इसमें एक ऐसा नियम बनाया जाए, इनका मांग था कि नेताओं के लिए इस देश में एक अलग कानून होना चाहिए। उनको गिरफ्तार करने से लेके उनके ऊपर जांच बैठाने तक का एक अलग नियम होना चाहिए, एक अलग दिशा निर्देश देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि नेताओं के ऊपर जिस किस एजेंसियों को या देश के निचली अदालतों को सोच समझ के कार्रवाई करनी चाहिए। इसी उम्मीद में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसपे 5 अप्रैल यानी कल फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनके याचिका को अव्यावहारिक कहकर खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नेताओं के लिए स्पेशल ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते। दरअसल इनकी मांग क्या था इनके वकील का, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी और सीबीआई के मामले में 6 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 23% मामले में ही सजा हुई है। सिंघवी ने कहा कि सिर्फ 124 मामले में 118 विपक्षी दलों के खिलाफ मामले हैं। दरअसल इनका कहने का अर्थ था कि एजेंसियां जितने कार्रवाई करती है, जिनके ऊपर केस करती है, उनमें से सिर्फ 23% मामला होता है जिसमें सजा होता है। यानी कि एक तरह से इन्होंने कहा कि एजेंसियां गलत तरीके से केस करती है, गलत तरीके से फंसाती है। इस पर सीजीआई ने कहा कि अगर इसका यह मतलब है कि भारत में सजा की दर कम है, आप ये कहना चाहते हैं, और सजा की दर कम है तो इसके लिए क्या फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, इनका जैसे तर्क था, इसके वजह से ये लगता है कि अगर सजा की दर कम हो तो इसके लिए किसी के ऊपर कार्रवाई ना हो, ये कैसे हो सकता है? उसके बाद सीजीआई ने कहा कि क्या हम मानते हैं कि आपके आंकड़े हैं, लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि जांच से और अभियोजन से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि 14 राजनीतिक दलों ने दाखिल की है? इस पर सिंघवी ने कहा कि साफ तौर पर 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। लोकतंत्र का बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित हो रहा है। विपक्षी नेताओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया जा रहा है। सिंघवी ने कहा कि 14 राजनीतिक दलों ने यह याचिका इसलिए दाखिल किया है क्योंकि देश का 42% बहुमत उनके पास है और उन्हें इस तरह से परेशान किया जा रहा है। हमारी 2 मांगे हैं जो गिरफ्तारी से पहले के लिए है। क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? तो इस माध्यम से दरअसल सिंघवी कोर्ट में ये कहना चाह रहे थे कि विपक्षी दल अब यह सीधा साफ-साफ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे पास देश का 42% वोट है, इसलिए हमें इस देश में एक अलग नियम होना चाहिए, हमारे लिए एक अलग संविधान होना चाहिए, एक अलग कानून होना चाहिए। क्योंकि हमें इस देश में 42% लोग वोट देते हैं और हम उस वोट के आधार पे कुछ भी करते हैं तो हमारे ऊपर जो सामान्य लोगों के साथ जो व्यवहार होता है वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए। और ये नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल भारत में सफेद पोशों के दिमाग में यह हमेशा से ही रहा है कि वह आम नागरिक से अलग है। उनके साथ आम नागरिक से अलग व्यवहार होना चाहिए, जिसका ट्रेलर अभी आपने तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दुनिया के सबसे ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री को देखा होगा कि वो किस तरह से जेल में मसाज करवा रहे थे। ऐसे लग रहा था जेल में मसाज सेंटर चल रहा है। तो यह मानसिकता भारत के सफेद पोशों के दिमाग में बहुत पुराना है, जिसका इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में खुलासा किया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसके बाद सीजीआई ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए तो पहले से यह स्पष्ट आदेश है। राजनीतिक लोग किसी भी तरह से संरक्षण हासिल नहीं कर सकते। क्या हम यह कह सकते कि अपराध की ग्रेविटी नहीं है क्योंकि सजा 7 साल से कम है तो गिरफ्तारी नहीं किया जाए? क्या आप चाहते हैं कि राजनीतिक लोगों को इस तरह का संरक्षण दिया जाए जो आम नागरिक से अलग हो? एजेंसियों के लिए कोई कदम उठाने से पहले कानूनी बाध्यताएं हैं, क्योंकि आप नेता है तो एक और बाध्यता लागू कर दें। इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि हमें सिर्फ कुछ दिशा निर्देश चाहिए, हम यह नहीं कह रहे कि कोई अलग संरक्षण दिया जाए। दरअसल ये मांग तो यही रहे थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में लगा कि अब ये उल्टा पड़ने वाला है तो इन्होंने अपना रास्ता बदलना शुरू किया, अपना ट्रैक चेंज कर दिया। इस पर सीजीआई ने कहा कि कानून में गिरफ्तारी का प्रावधान एजेंसी के पास है, यह शक्ति उन्हें कानून ने दी है, हम इसे कैसे हटा सकते हैं? हम यह नहीं कह सकते कि ऐसा कोई खतरा नहीं है और इस मामले में यह उचित नहीं। उन्होंने कहा कि आप आंकड़े को ठोस कानूनी दिशा निर्देश में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन आंकड़ों के खेल में नहीं पड़ेंगे। तब ये आंकड़े सिर्फ राजनेताओं से संबंधित है, यह शक्ति का प्रयोग मनमाना है तो व्यक्तिगत मामले में अधिकारों के हनन पर होता है। सीजीआई ने कहा कि कोई व्यक्तिगत अधिकारों का हनन का मामला है तो हम देख सकते हैं, लेकिन सभी राजनेताओं को इस तरह से संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सिंघवी ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस पर सीजीआई ने कहा, सेन सवाल उठाया कि सीजीआई ने कहा कि आपके पास विकल्प है, संसद और न्यायिक संरक्षण के लिए हाई कोर्ट जाइए। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर सरकार ज्यादती कर रही है, जांच एजेंसी ज्यादती कर रही है, आपको गलत तरीके से फंसा रही, तो आप हाई कोर्ट जाइए, आपके पास तो विकल्प है। इस पर सिंघवी ने कहा कि गाइडलाइंस की बगैर
गाइडलाइन वगैरह की फाइनल ट्यूनिंग में कोर्ट क्या करेगा, ये बाद की बात है। लेकिन पहला सवाल लोकतंत्र के लिए है। इस पर सीजेआई ने सवाल किया, कहा कि एक बार जब आप लोकतंत्र बुनियादी ढांचा यादी कहते हैं तो हम यह नहीं भूल सकते कि यह दलील राजनेताओं की है। हमारी समस्या यह है कि हम एक मामले में जब दिशा निर्देश फ्रेम करते हैं तो पहले हर एक पहलू को देखते हैं कि सब पर क्या, इस कानून का सब पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। हम इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है, हाँ, सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ईडी अपराध या संदेह की गंभीरता के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सकता। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? अपराध की गंभीरता को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वह इन तमाम भ्रष्टाचारी पार्टियों के नेताओं के मुंह पे एक तमाचा है, जो यह सोचते हैं कि हम इस देश में अगर सफेद पोश है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारे साथ कुछ हमें हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि उस सोच को, यह हकीकत है कि इस देश में ऐसी स्थिति रही है कि सफेद पोशों के ऊपर अगर कोई आरोप भी लगा तो आज तक अधिकतर केसों में साबित नहीं हो पाया, उनको सजा नहीं मिल पाई। यही सोच आज भी इस टाइम पे भी इन नेताओं के दिमाग में है। और दरअसल यह अभी जो वर्तमान में सरकार है उनको समझने में नाकाम रहा है इस देश का विपक्षी दल और खास करके भ्रष्टाचारी नेता। उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पहले सेटअप चलता था उनका, उसी तरह का सेटअप आज भी चल रहा है। पर आज की जो वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने उन तमाम तथ्यों को, उन तमाम पहलुओं को बदल दिया है। उन्होंने इन्हें दिखाया है कि देश में ईमानदारी से काम कैसे किया जाता है। और आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वह इन भ्रष्टाचारी नेताओं के एवं इनके भ्रष्टाचारी गठबंधन पे एक जोरदार प्रहार था। दरअसल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल के वक्तों में कई तरह के ऐसे फैसले दिए हैं, ऐसी राहत दिए हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत से सवाल खड़े हुए इस देश में कि क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट किसी पवन खेरा को, किसी अतीक अहमद को, किसी आजम खान को, किसी ऐसे लोगों को तत्काल सुनवाई का मौका देती, उनका रेड कारपेट वेलकम करता है। दरअसल कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट भी सवालों के घेरे में खड़ा हो गया था, उनके इन्हीं कार्रवाइयों को देखते हुए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ये फैसला दिया, ये क्यों दिया? अभी 2 दिन पहले इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में सीबीआई के अधिकारियों के साथ बातचीत में जो उन्होंने कहा था सीबीआई के अधिकारियों से, उनके बातों से स्पष्ट हो गया कि नरेंद्र मोदी अब भ्रष्टाचार के मामले में बैक फुट पे तो नहीं आने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो बात इस देश के तमाम लोगों ने सुना, क्या वह इस देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलौरों ने नहीं सुना होगा? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं है। दरअसल अब इस देश के माननीय न्यायाधीशों को भी समझ में आने लगा है कि नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं, उसका एक प्रभाव है। नरेंद्र मोदी के साथ इस देश में एक बहुत बड़ा जन समर्थन है। अगर हम सरकार के काम में बाधा डालते हैं, कोई अरंगा लगाते हैं, तो हो सकता है कि इस देश का जो मिजाज है वो हमारे खिलाफ हो जाए। और ऐसा कभी भी सुप्रीम कोर्ट या देश का कोई भी संस्थान नहीं चाहेगा। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। नहीं तो उम्मीद था कि जिस तरह से पवन खेरा, आजम खान, अतीक अहमदों को जो राहत दिया गया, उसी तरह से इन 14 विपक्षी दलों को भी राहत दिया जा सकता था, पर नहीं। क्योंकि 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने इस देश के तमाम उन जिम्मेदार लोगों को यह स्पष्ट संदेश दे दिया था कि आप हमारे राह में रोड़ा नहीं बनिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो इस देश के भलाई के लिए कर रहे हैं, इस देश की जनता के भलाई के लिए कर रहे हैं, गरीबों के हक में कर रहे हैं। और उनके इन बातों को सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीशों ने गंभीरता से लिया है और अंतोगत्वा उनका जो ये फैसला है वह देश हित में है और इसका स्वागत होना चाहिए और हो भी रहा है। क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ वर्तमान को ही नहीं, भविष्य को भी बर्बाद करती है।
जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे से किया है और जिसका संदेश भी इन मिलोडों तक स्पष्ट रूप से पहुंच चुका है। नहीं तो इस तरह की कार्रवाई भी अकल्पनीय थी इस देश में। इसीलिए कहते हैं कि देश में एक मजबूत पूर्ण बहुमत की चुनी हुई सरकार का क्या ताकत होता है, वह अब स्पष्ट दिख रहा है। यही सुप्रीम कोर्ट है जो गठबंधन की सरकारों के समय पे जांच एजेंसियों को पिंजरे का तोता कहा करती थी, आज वही सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसियों के पक्ष में, उनके समर्थन में खड़ी है, क्योंकि आज वह जांच एजेंसी एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के सहारे इस देश के हित में काम कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं आगे इस देश के लोगों का ही भला होगा, इस देश का भला होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।